सभी का आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले नजर सुर्खियों पर। देवभूमि में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुए ओस की बूंदे, तीर्थयात्रियों को करना पड़ सकता है कड़ाके की ठंड का सामना। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस सेक्रेटरी हरीश रावत ने धामी सरकार पर वार कर कहा है 3 साल में 23,000 युवाओं को दी गई थी नौकरी, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी है। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, उत्तराखंड में इगास पर रहेगा अवकाश। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में सीएम ने घोषणा की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। देवभूमि में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। देवभूमि में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। केदारनाथ में झरने और नाले भी जमने लग गए हैं। आपको जानकारी दे दें, उत्तराखंड से जानकारी है, बर्फ में ओस की बूंदे तब्दील हो गई है। ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई है। तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बद्रीनाथ में देवभूमि में जिस तरीके से ठंड पड़ने लगी है और कड़ाके की ठंड के कारण झरने और नाले का पानी भी जमने लगा है। आपको जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं और उससे पहले कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ पौधों पर पड़ी ओस की बूंदें भी बर्फ में तब्दील हो गई है। सुबह और शाम को धाम में शीतलहर भी चल रही है। इस तरीके की कड़ाके की ठंड आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरीके से ओस जो है वो बर्फ में तब्दील हो गई है। तो चारधाम पहुंचे यात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है और शाम के वक्त शीतलहर का भी सामना करना पड़ सकता है। जानकारी मिल रही है, आपको बता दें। तो देवभूमि में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तस्वीरें आपके सामने है। बद्रीनाथ 20 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, उससे पहले तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में एक और बड़ी जानकारी है, चुनाव को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। हरीश रावत ने धामी सरकार पर वार किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में है और लगातार निशाना साधा जा रहा है। और कहा गया है हरीश रावत की तरफ से 3 साल में 23,000 युवाओं को नौकरी दी गई थी। बीजेपी ने 4.5 साल में युवाओं को नौकरी नहीं दी। हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आ रही है। राजनीतिक उठापटक लगातार चल रही है उत्तराखंड में और एक बार फिर अब देखा जा रहा है कि हरीश रावत की तरफ से निशाना साधा गया है सत्ता पक्ष पार्टी पर। रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि 3 साल में हमने 23,000 युवाओं को नौकरी दी थी, वहीं बीजेपी 4.5 साल में युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के निशाना साधा किया। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। धनराज, जानकारी दीजिएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब रोजगार के मुद्दे को लेकर हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसके नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उत्तराखंड में शुरू हो चुका है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जब फिलहाल जी धन्यवाद। और जानकारी ये भी दीजिएगा कि जिस तरीके से सभी पार्टियां एक्टिव मोड में है, क्या रुख आप जनता का देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की ही रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां अपने चुनावी मोड में आ चुकी हैं और तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम मुद्दों को वो गिनवा रहे हैं, चाहे विपक्ष की बात हो या पक्ष की बात हो, सत्ताधारी पार्टी हो, वो भी लगातार जनता के बीच में जा रही है और अपनी जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने की बात लगातार कर रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो विपक्ष है वो लगातार कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है। यदि जनता की बात करें तो जनता का रुख भी कहीं न कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस तो पहले से ही मैदान में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में आ चुकी है और तमाम तरह के
जो प्रलोभन है वो जनता के बीच आम आदमी पार्टी भी दे रही है। लेकिन अब जनता जनार्दन है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को। ये तो 2022 के चुनाव के जब परिणाम आएगा और तब पता लगेगा कि किसकी सरकार बनती है। सोनिका, बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी एक और है। सीएम धामी ने मदन मोहन मालवीय को याद किया है, ट्विटर के जरिए याद किया गया है। सीएम धामी ने मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर शत नमन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न रहे मदन मोहन मालवीय को याद किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है उनके बारे में और नमन किया गया है उन्हें। आपको जानकारी दे दें, समाज सुधारक भी रहे हैं मदन मोहन मालवीय, साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न भी रहे हैं। तो सीएम धामी की तरफ से मदन मोहन मालवीय को याद किया गया है और ट्विटर के जरिए उन्हें नमन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और उनके अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने मदन मोहन मालवीय को याद किया है, साथ ही साथ उन्हें नमन किया गया है सीएम धामी की तरफ से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदन मोहन मालवीय को याद किया है। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। मदन मोहन मालवीय ने भारत रत्न रह चुके हैं और साथ ही साथ समाज सुधारक में अहम योगदान मदन मोहन मालवीय की तरफ से दिया गया था। अब उन्हें याद किया गया है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके उन्हें याद किया है और नमन किया गया है। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी एक्टिव मोड में है। देहरादून में आज प्रचार की रणनीति बनाई जाएगी, प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनेगी और इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजकों को तैनात किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक भी होनी है प्रदेश कार्य समिति की और 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजकों को तैनात किया जाएगा। तो 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में है, तमाम रणनीति अपनाई जा रही है। 2017 के परिणामों को देखते हुए पूरी कोशिश है इस बार 60 पार करने की। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बीजेपी की तरफ से तमाम रणनीति अपनाई जा रही है 2022 को देखते हुए और जानकारी मिल रही है कि इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। कुछ जानकारी क्या कुछ आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है और उसी के तहत फिलहाल राज्य में जो तमाम प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो किए जा रहे हैं। आज जो है वो प्रदेश की सभी जो बैठक है वो होनी है, जहां पर किस विधानसभा सीट में किस संयोजक को तैनात करना है, जो कि संगठन और सरकार के बीच का जो समन्वय है वो स्थापित कर सके, उनकी तैनाती की जाएगी। इसी के साथ जो तमाम चुनावी मंथन है वो इस बैठक में किया जा सकता है। और देखिए जिस तरह से सभी जो चुनाव प्रभारी है, सह प्रभारी है, वो राज्य में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। किस प्रभारी को किस विधानसभा सीट से किस तरीके के वोट बैंक, चाहे वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है या फिर दलित वोट बैंक है, इन सभी की अलग अलग जो जिम्मेदारी है अलग अलग विधानसभा सीटों से वो सभी प्रभारियों को मिल चुकी है। और सभी प्रभारी जो है वो अब हर विधानसभा क्षेत्र में जो संयोजक है वो उनके नामों की जो घोषणा है भारतीय जनता पार्टी वो बहुत जल्द जो है वो कर सकती है। और इसी के साथ जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उस पर इनके नामों पर जो मोहर है वो लग सकती है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर तैयारी कर रही है, किस तरह से किस उम्मीदवार को उतारना है, किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी है, किस तरह से जो चुनाव की रणनीति है उसके तहत कार्य करना है। इसी के साथ देखिए जिस तरह से दिग्गजों के जो दौरे हैं वो उत्तराखंड में तय हो चुके हैं। जेपी नड्डा का आगामी 15 नवंबर को दौरा तय है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी जो बड़ी जनसभाएं हैं वो तय है और केवल उनकी जो तय तारीख है वो आना बाकी है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पूरी तरीके से तैयार है राज्य के अंदर और पूरी तरीके से जो चुनावी रणनीति है उसके तहत मैदान में उतर चुकी है। जी बिल्कुल विशाखा, कहा जा रहा है कि बैक टू बैक कार्यक्रम होने हैं दिसंबर तक, क्या कुछ रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया है?
जी बिल्कुल सोनिका, देखिए रोड मैप तैयार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समझिए कि यही ताकत है, क्योंकि उनके पास इतने बड़े लेवल के कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो पूरी तरीके से पार्टी की एक कहिए कि एक पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए काफी है। और जिस तरह से अभी ये देखिए, किसी भी जो फिलहाल उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इस तरह की जो चुनावी रणनीति है फिलहाल, जिस तरह से जो सक्रिय भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, उतनी सक्रियता किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। तो गंभीरता यहाँ से पता चलती है कि रोडमैप आने वाले चुनाव में किस तरह से होने वाला है, क्योंकि समय से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता देखी जा सकती है, चुनावी रणनीति देखी जा सकती है, तो समय के नजदीक आते आते किस तरह की जो चुनावी गतिविधियां है और माहौल को जो गरमाने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, वो बिल्कुल तय है। और अभी से जो साफ तस्वीर है वो दिखाई पड़ती है कि देखिए किस तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हैं वो लगातार उत्तराखंड में हो रहे हैं। हर 15 दिन के अंतराल पर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उत्तराखंड पहुंच रहा है तमाम समीक्षा करने के लिए आगामी चुनाव की, और जनता तक जो अपनी उनके काम है उनके बताने के। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकप्रिय पर्व इगास के अवकाश की घोषणा कर दी है। इगास के मौके पर अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हरिद्वार में कार्यक्रम में सीएम ने इसकी घोषणा की। हालांकि इस दिन रविवार है, लेकिन सीएम धामी की घोषणा से भविष्य में इगास के अवकाश रहने का रास्ता खुल गया है। सीएम ने गढ़वाली में अपने ट्वीट के जरिए छुट्टी के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी से त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाएं और हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे। दूसरी तरफ सीएम के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इसे सराहनीय पहल बताया है। तो इगास के मौके पर अवकाश की घोषणा कर दी गई है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, बड़ी जानकारी मिल रही है सीएम धामी की तरफ से इगास के मौके पर अवकाश की घोषणा कर दी गई है। क्या प्रतिक्रिया उत्तराखंड वासियों की तरफ से देखने को मिल रही है? देखिए सोनिका, आपको बताऊं कि इगास जो त्योहार है वो उत्तराखंड का अपना त्योहार है। उत्तराखंड के कल्चर में अगर इगास की महत्वता देखें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इगास को कहीं ना कहीं पहाड़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पहाड़ी जो लोग हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति से आते हैं, वो लोग इसे दिवाली कहते हैं कि पहाड़ी दिवाली आ गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो छुट्टी की एक मांग थी उत्तराखंड में काफी समय से उठ रही थी। और देखिए बिहारियों का जो पर्व होता है, जो बिहारी जो समाज से आते हैं लोग, तो उनका जो एक त्योहार होता है छठ पूजा, तो उसका अवकाश जब उत्तराखंड में दिया गया तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी समाज से, जो उत्तराखंड के मूल निवासी लोग हैं, जो उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति चाहते हैं, उन्होंने इसको लेकर के विरोध भी चाहता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी जो पर्व है इगास, उसकी छुट्टी दी जाए। तो उसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मोहर लगाते हुए इगास पर्व की छुट्टी दी। लेकिन अगर इगास पर्व की बात करें तो इस बार इगास जो है वो संडे को आ रहा है। तो इगास संडे को है, तो इसलिए छुट्टी तो वैसे भी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से औपचारिक घोषणा के बाद उसका फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जो सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी, उसके लिए एक रास्ता खोलने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। और कहीं ना कहीं बात उत्तराखंड की करें तो इगास की जो पर्व की जो छुट्टी की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे उनको इसका अवकाश देना पड़ेगा। यानी संचित माना जाए कि जिस तरीके से नए सीएम बने, समय इनके पास कम रहा, वो फैसले लगातार ले रहे हैं जो सीधे जनता के हित में है। हालांकि इस बार रविवार पड़ रहा है अवकाश के मौके पर, लेकिन जिस तरीके से अगले साल या भविष्य के रास्ता खोला गया अवकाश का, माना जाए कि 2022 का भी रास्ता खोलने की कोशिश कर ली गई है। देखिए अगर इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा जाए या राजनीति समीकरण से जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखेंगे तो इगास पर्व की मांग तो लगातार उसकी आई है। और लेकिन उत्तराखंड में छठ पूजा की भी कभी छुट्टी नहीं। लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो आप देखिए वो हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले सीएम के तौर पर स्थापित है उत्तराखंड के अंदर, और वो चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो तो मुख्यमंत्री ने उनको साथ लेकर के चला है और हर संस्कृति और हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसा हम लगातार देखते हैं पुष्कर सिंह धामी के उसमें।
तो आप देखिए कि उन्होंने जैसे बिहारियों के पर्व की जो छठ पूजा होती है उसकी छुट्टी दी, तो उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़े लोगों को भी छुट्टी दी। तो इसको अगर राजनीतिक टूल दिया जाए या राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए तो मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस निश्चित रूप से इससे राजनीति करने का काम जरूर करेगी। ठीक है संचित, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है और तैयारियां तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी जानकारी मिल रही है। अजय कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी है, सतपुली में रोजगार गारंटी यात्रा को शुरू किया जाएगा। कर्नल कोठियाल की तरफ से यात्रा की शुरुआत की जाएगी और वही जानकारी के मुताबिक पौड़ी रोड से लेकर मुख्य बाजार तक यात्रा जाएगी और यात्रा में आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। संचित मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, सीधा रुख करेंगे संचित का। संचित, सुना आपने कि रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है और खासकर कर्नल अजय कोठियाल। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी फुल राजनीतिक मोड में उत्तराखंड के अंदर नजर आती है। और देखिए होना भी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक ही है और सारी ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां अपना रणनीतिक मैदान में उतर चुकी है और अपना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। और देखिए साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। और अगर उसी को लिहाजा देखे तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की अपनी पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, उसी को कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि उनको उत्तराखंड में स्थापित होना है। और दो बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों को हरा करके सत्ता में काबिज होना है। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ अलग करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो उत्तराखंड के प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भाजपा पे प्रहार किया। लेकिन अगर बात चुनावी लिहाज से करें तो पुष्कर सिंह धामी ने, आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे रोजगार को लेकर के, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, सारी भर्तियां खोल दी और साथ ही साथ आगामी जो मार्च रोजगार को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है उत्तराखंड में। आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड की राजनीति पर, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर लगातार वार कर रही है, निशाने लगातार साधे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष पार्टी पर। गणेश गोदियाल ने खनन को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। वही संकल्प विजय शंखनाथ जनसभा के दौरान धामी सरकार पर यह वार किया गया है। 100 दिन में सरकार ने कितने खनन के पट्टे जारी किए, गणेश गोदियाल की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। सवाल खड़े किए गए हैं उत्तराखंड सरकार पर। लगातार कांग्रेस वार कर रही है उत्तराखंड सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। और अब खनन को लेकर गणेश गोदियाल की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तराखंड की जनता को, विश्वास दिलाता हूँ कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके हितों के लिए करेंगे। ये विश्वास करें लोग। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में 20 साल इस प्रदेश को हुए और उसमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में तमाम कार्य किए। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत गिने चुने गांव होंगे जहां अब सड़क नहीं पहुंची है। अधिकांश गांव में तक सड़क बिजली पहुंच चुकी है, पानी आ चुका है, स्कूल, लेकिन इसको सजाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस काम करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकर उस कांग्रेस के किए हुए कामों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। हर आगे हर जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो इसी जिले के हों या प्रदेश भर में। देखिए, ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता के सम्मान को बनाए रखा जाएगा और जहाँ पर ये महसूस किया जाएगा कि किसी नेता के आने से हम कोई सीट विशेष या इलाका विशेष में हमें कोई भारी जगह हो सकता है, उसके बारे में हमारा हाईकमान और हमारे वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करके करेंगे। 2016 में जो कुछ बागी गए थे आगे बढ़ो। हर ऐसा है कि वो बागी हों या भाजपा के मूल लोग हों,
इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ये है कि हम कांग्रेस के वर्तमान जो मेहनत कर रहे हैं लोग उन सीटों पर, वहाँ उनके हितों के साथ कोई अनदेखी नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने बीच में कहा था कि सरकार कई खनन पट्टे बांटी है सरकार ने, मैंने कल ही कहा था, किनको बांटा है? मैंने कल ही कहा था, मैंने कहा सरकार ये बताए कि 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने खनन पट्टे कितने बांटे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि सरकार ने 4.5 साल का खनन पट्टा एक तरफ और 100 दिन का एक तरफ और नियमों को ताक पे रख दिया। मैंने कल एक बड़ी बात कही, मुझे इस उत्तराखंड में एक मधुकोड़ा होने से इस उत्तराखंड प्रदेश को बचाना है। ये कलंक हमारे प्रदेश पर नहीं लगना चाहिए। और इसने कहा चलिए इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।